हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का इजी लर्नर में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी प्रॉपर कर रहे होंगे। तो आज हम फर्स्ट सेमेस्टर का 6th पेपर कराएंगे, जिसमें आज 3rd क्लास होगी। इससे पहले मैंने 2 क्लासें कराई थी, जिससे फर्स्ट क्लास में सिलेबस के बारे में डिस्कस करा था और सेकेंड पेपर में कौशल के बारे में बताया था कि कौशल क्या होते हैं, कितने होते हैं तथा इनका उपयोग क्या होता है, महत्व क्या होता है। तो आज हम लोग ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे कि ध्वनि क्या होती है। तो ध्वनि क्या होती है, और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे कि आप लोगों को आसानी रहे। इससे टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी में क्वेश्चन आते हैं, और वो भी कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आप सभी लोग नोट्स बना भी रहे होंगे, तो और नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे आप लोगों को आसानी रहे। तो हम ध्वनि के बारे में देखेंगे कि ध्वनि क्या होती है। ध्वनि क्या होती है, ठीक। ध्वनि क्या होती है? जिस वर्ण या अक्षर की अपनी एक आवाज़ हो, मतलब जिस वर्ण या अक्षर में अपनी एक आवाज़ हो, मतलब अपने माध्यम से बोली गई जो आवाज़ हो, जो दूसरे वर्णों से अलग हो, मतलब जो दूसरे के वर्णों से अलग हो, उसे हम ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम ध्वनि कहते हैं। अगर हम सुनते ना होते तो क्या करते? संकेतों के थ्रू, मतलब जो भी कुछ बातचीत है ये सारा कुछ संकेतों के थ्रू चल रहा होता। अगर ध्वनि का उपयोग ना होता या ध्वनि ना होती तो सारा कुछ संकेत के माध्यम से ही चल रहा होता। वही बताया गया है कि जिस वर्ण या अक्षर की अपनी एक आवाज़ हो, मतलब अपने द्वारा बोली गई एक आवाज़ हो, जो दूसरे के वर्णों से, मतलब या जो दूसरे के वर्णों से अलग हो, उसे हम ध्वनि कहते हैं, ठीक। दूसरी डेफिनेशन देखिए। हमारे मुख के अवयवों से घर्षण करती हुई, मतलब हमारे मुख द्वारा जो आवाज़ घर्षण करती है, जो प्राणवायु बाहर निकलती है, मतलब जो प्राणवायु बाहर निकलती है, उसे ध्वनि कहा जाता है। इसे ही आवाज़ कहते हैं, मतलब इसे ध्वनि और आवाज़ दोनों कहते हैं। मतलब जब हम बोलते हैं तो उस समय जो सांस लेते हैं, जब हम बोलते हैं तो सांस तो लेते हैं, कोई भी बोलता हो तो सांस तो लेते ही हैं, ठीक। जब हम बोलते हैं उस समय जो हम सांस लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 छोड़ते हैं, तो प्रेशर के थ्रू जो बोलते हैं, हम लोग जो प्रेशर के थ्रू बोलते हैं, वो सारा कुछ ध्वनि के ही माध्यम से होता है, ठीक। भाषा की सबसे छोटी इकाई या वाक्य की सबसे छोटी इकाई, मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई या वाक्य की सबसे छोटी इकाई, लघुत्तम इकाई को ध्वनि कहते हैं। लघुत्तम का मतलब छोटा। ध्वनि होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसे हम तोड़ नहीं सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई या वाक्य की सबसे छोटी इकाई, लघुत्तम इकाई को ध्वनि कहते हैं। मतलब लघुत्तम मतलब छोटा। लघुत्तम इकाई को ध्वनि कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, मतलब जिसे हम तोड़ नहीं सकते, जिसे हम 2 भागों में नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, छोटा आ है, मतलब जो छोटा आ है इसके हम टुकड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते। छोटी ई है, इसके हम टुकड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक। आगे देखिए। हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, मतलब हम अपने मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं, जिनका क्षरण या विनाश नहीं किया जा सकता, वे अक्षर कहलाते हैं। मतलब हम अपने मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, मतलब जिन भी शब्द का उच्चारण करते हैं, उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। मतलब उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं, ठीक। जिनका क्षरण या मतलब जिनका विनाश नहीं कर सकते, उन्हें अक्षर कहते हैं। मतलब जिन्हें हम 2 टुकड़ों में नहीं बांट सकते या जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उन्हें हम अक्षर कहते हैं। मतलब कोई भी अक्षर ले लो तो तुम उसके टुकड़े तो नहीं कर सकते हो। अक्षर का मतलब होता है, जैसे कि का है, खा है, गा है, ये अक्षर ही तो होते हैं। इनको हम 2 टुकड़ों में नहीं बांट सकते। उदाहरण के तौर पे देखिए, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, का, खा, गा आदि। और जो ये का में हलंत, खा में हलंत और गा में हलंत लगा, ये क्यों लगा है पता है? ये जो हलंत वाला डिफिनेशन है इसे हम आगे देखेंगे, ठीक।
नोट्स देखिए। भाषा की सबसे महत्तम इकाई, मतलब भाषा की सबसे महत्तम या बड़ी इकाई क्या होती है? वाक होती है। भाषा की सबसे जो बड़ी इकाई होती है वो वाक होती है। वाक ही सबसे लास्ट होता है, मतलब भाषा की जो इकाई होती है वो सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो वाक की होती है। वर्ण या अक्षर समानार्थी समझे जाते हैं, मतलब जो वर्ण या अक्षर होते हैं समानार्थी का मतलब होता है एक समान अर्थ, मतलब जिसका समान अर्थ हो उसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं। पहले ध्वन आती है, फिर वर्ण आता है, फिर अक्षर आता है, फिर शब्दार्थ आता है, उपसर्ग, शब्द, पद, पदबंध, वाक्यांश, शीर्षक, वाक, सबसे लास्ट में वाक। मतलब जो ध्वनि होती है, मतलब ध्वनि की सबसे बड़ी, मतलब भाषा की सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो वाक होती है, और भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि होती है। ठीक, आगे देखिए। वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार, वर्ण के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं वर्ण के? दो प्रकार होते हैं। एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। जो स्वर होता है इनके उच्चारण के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती। जो स्वर होते हैं ये अपनी जगह पे पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, इनके लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं होती, मतलब किसी भी जगह कैसे भी बोल सकते हैं। ठीक, जैसे जैसे आ के उच्चारण में किसी अन्य स्वर या व्यंजन वर्णों की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती, इसलिए आ स्वर है जिन्हें स्वतंत्र रूप से बिना किसी वर्ण की सहायता से बोला जा सकता है। जैसे हमारा आ है, ठीक, आ के उच्चारण में किसी अन्य स्वर या व्यंजन के वर्णों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि आ को हम बोलने के लिए किसी स्वर या व्यंजन की आवश्यकता नहीं लेते हैं, उसी प्रकार जिसे स्वतंत्र रूप से बिना किसी वर्ण की सहायता से बोला जा सकता है, मतलब बिना किसी हेल्प के, बिना किसी की सहायता के हम इसे बोल सकते हैं। इस प्रकार आ, छोटा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए ओ औ। ठीक, आगे देखिए। स्वरों की संख्या क्या है? स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है। पहला नंबर मूल स्वर, मतलब जो मूल स्वर होते हैं ये 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ और री। जो मूल स्वर होते हैं ये हमारे टोटल 7 होते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, ये 7 होते हैं। ठीक, इसके बाद दूसरा है संयुक्त स्वर। दूसरा है संयुक्त स्वर। 4 संयुक्त या मिश्रित स्वर कहे जाते हैं। जो संयुक्त स्वर होते हैं ये 4 संयुक्त या मिश्रित स्वर कहे जाते हैं। जैसे छोटा आ प्लस छोटू, मतलब कि छोटा आ प्लस छोटा ऊ बराबर ओ, मतलब छोटा आ को मिलाकर प्लस छोटा ओ को मिलाकर ओ बनाया जा सकता है। उसी प्रकार दूसरा है छोटा आ प्लस ए, छोटा आ प्लस ए बराबर ए। तीसरा है छोटा आ प्लस ओ बराबर औ। ठीक, आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखिए। स्वर के भेद। स्वर के भेद। मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। जो मात्रा व उच्चारण है इसके आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। और ये जो संयुक्त स्वर है ये 2015 में प्लस 2016 में प्लस 2019 में क्वेश्चन आए हुए होंगे, इसलिए आप लोगों से बता रहे हैं कि ये जो टॉपिक है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, मतलब चारों सेमेस्टर में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप आप सभी लोग नोट्स बनाते चलिए, जिससे आप लोग को आसानी रहेगी और ये सभी सेमेस्टर में हेल्पफुल रहेंगे। ठीक, आगे देखिए कहाँ थे हम लोग। स्वर के भेद। स्वर के भेद। ठीक, पहला देखिए हास्य स्वर एक मात्रिक स्वर। क्या है? हास्य स्वर एक मात्रिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, मतलब जो स्वर होते हैं जिनमें एक मात्रा की आवश्यकता होती है उन्हें हास्य स्वर या
एक मात्रिक स्वर कहते हैं, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हास्य स्वर या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। जिसमें केवल एक ही मात्रा का प्रयोग होता है उसे हम एक मात्रिक स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। ठीक, ये जो होते हैं ये एक मात्रिक स्वर होते हैं। दूसरा देखिए, दीर्घ स्वर, दो मात्रिक स्वर मतलब द्विमात्रिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहा जा सकता है। मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का प्रयोग होता है या दो मात्रा का समय लगता है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। मतलब इसमें दो मात्राओं का उपयोग किया जा सकता है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ये क्या है, दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर। संधि संयुक्त बड़े स्वर ए, ओ, औ, ये जो है संयुक्त स्वर, मतलब इन्हें बड़े स्वर भी कहा जा सकता है। आगे देखिए, तीसरा है लुप्त स्वर। तीसरा है लुप्त स्वर, त्रिमात्रिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से अधिक मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से अधिक अर्थात तीन मात्रा का समय लगता है। मतलब जिनमें एक, दो, मतलब दो से भी ज़्यादा, मतलब तीन मात्रा की आवश्यकता होती है या तीन मात्रा लगती है, उन्हें हम लुप्त स्वर या त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। इनमें मतलब दो से अधिक मात्राओं का उपयोग हो उसे हम लुप्त स्वर या त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे ओम, बड़ा ऊ, आ डैश थ्री, ऊ डैश थ्री, ई डैश थ्री। नोट नोट देखिए, प्लुप्त स्वर, मतलब प्लुप्त स्वरों की पहचान के लिए तीन, ये जो तीन है प्लुप्त स्वरों की पहचान के लिए ये जो तीन स्वर हैं या चिन्ह लगाया जा सकता है। अर्थात ये जहाँ पे चिन्ह आप लोगों को दिखाई दे तो समझ जाइए कि ये प्लुप्त स्वर या त्रिमात्रिक स्वर हैं। तो आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। आप सभी को क्लास अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। आज तक की यही क्लास थी।